अफ्रीका, जहां जीवों की प्यास कभी बुझती ही नहीं। तालाबों पर हमेशा गतिविधि चलती ही रहती है। ये हर किसी को आकर्षित करते हैं और इनमें इस कॉन्टिनेंट के सबसे खतरनाक जानवर भी शामिल हैं। हिप्पोज इलाके को लेकर आपस में लड़ते हैं। मगरमच्छ किनारों पर गश्त लगाते रहते हैं। यहाँ पानी पीना जोखिम का काम है, लेकिन फिर भी मिट्टी में नहाने के लालच से बचा नहीं जा सकता। इसमें गर्मी और पैरासाइट्स दोनों से राहत मिलती है। कीचड़ में लौटने के बाद एक वॉर्टहॉग जरा लापरवाह हो जाता है। इसे शेरनी दिखती तो है, लेकिन देर से। इस तालाब वाले बैटल ग्राउंड पर मौतें अक्सर होती ही रहती हैं। जल्दी ही खुराक का मिलना मुश्किल हो जाता है। सूखे का मौसम आ पहुंचा है और घास की जगह ले ली है तपती हुई जमीन ने। अब तो शिकारी भी बेचैन होने लगे हैं। क्रीक की एक सूख चुकी तली में पक्षी बची खुची मछलियों को लेकर लड़ रहे हैं। सवाना में जिंदगी ऐसे ही कटती है, तो अब इन सब के लिए वक्त है यहाँ से आगे बढ़ने का। दुनिया के सबसे बड़े जमीनी माइग्रेशन के दौरान 10 लाख से भी ज्यादा विल्ड बीस्ट मसाई मारा के हरे भरे चरागाहों की तरफ बढ़ते हैं और इनके साथ हजारों हिरण और ज़ीब्रा भी हो लेते हैं। साथ मिलकर ये विशाल झुंड घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हुए तंजानिया और कीनिया की सीमाओं को पार करता है और करीब 500 किलोमीटर के इस घेरे को पूरा करने में इसे 1 साल लग जाता है। लेकिन अपने इस सफर के दौरान इन्हें मसाई मारा नदी को पार करना पड़ता है। इनकी ये फौज किनारों पर इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद अफ्रीका में सबसे जबरदस्त वाइल्ड लाइफ बैटल होने वाला है। मारा नदी के पानी में मगरमच्छों की भरमार है। नाइल क्रोकोडाइल्स दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छों में शुमार हैं। इन्होंने कई हफ्तों से कुछ नहीं खाया है और ये इसी पल का इंतजार कर रहे थे। इनसे ऊपर पसीने और डर की गंध नदी के किनारे पर उड़ती धूल से घुल मिल जाती है। विल्ड बीस्ट यहाँ इकट्ठा होने लगते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। आखिर में अब इनके सामने एक ही रास्ता बचता है।
भूख प्यास से बेहाल इन जीवों के बीच भगदड़ मच जाती है। नदी का बहाव तेज है। जब ये नदी के पार वाले किनारे की तरफ पहुंचने को जूझ रहे होते हैं तो मगरमच्छ हमला कर देते हैं। कुछ जीव इन विशाल रेप्टाइल्स के जबड़ों में समाकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत से पानी के बहाव को समझ नहीं पाते। वो भ्रम और थकान की वजह से डूब जाते हैं और तब स्कैवेंजर्स उनके मांस की दावत उड़ाने आ पहुंचते हैं। ये जीव इस नदी के बैटलग्राउंड में जान दे बैठे हैं, जहां सिर्फ ताकतवर और किस्मत वाले ही कामयाब होते हैं। कठोर परिवेश और चरम परिस्थितियों में दुनिया की सबसे अनूठी लड़ाइयां देखी जा सकती हैं। बेरहम वातावरण में जिंदा रहने के लिए ढलने की काबिलियत और हर छोटे बड़े मौके को भांपने की खूबी चाहिए। बेशक सोनोरन डेजर्ट खूबसूरत लगता है, लेकिन गर्मियों में दिन के समय ये किसी भट्टी की तरह तपता भी है। यहाँ पर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। सोनोरन डेजर्ट दक्षिण पश्चिम अमेरिका और मेक्सिको के उत्तर पूर्व में बहुत ही कम बारिश वाले इलाके में मौजूद है। पहाड़ों से घिरे इस इलाके तक आने से पहले ही बादल अपनी नमी खो देते हैं। इसलिए सोनोरा दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। लेकिन फिर भी यहाँ जिंदगी फलती फूलती है। यहाँ का अनोखा वातावरण और इलाका रेगिस्तान में रहने वाले लचीले जीवों के लिए एक इकोसिस्टम को कायम रखता है। और यहाँ कुदरत उन्हें जो कुछ देती है वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। कुछ जीव तपती धूप से बचना बेहतर समझते हैं और जब ये शिकार करने निकलते हैं तो तारों की रोशनी का इस्तेमाल अपना रास्ता खोजने के लिए करते हैं। एक विंड स्कॉर्पियन रेत में घूम रहा है। शाम की तेज हवा की ही तरह ये भी तेज और खतरनाक शिकारी है। कैमल स्पाइडर भी कहलाने वाला ये जीव न तो मकड़ी है और न ही बिच्छू। ये तो दोनों का रिश्तेदार है। इसे बहुत खुराक भी चाहिए और लगातार ताकत भी। लेकिन आज रात बाहर निकलने वाला ये इकलौता शिकारी नहीं है। एक जायंट हैरी स्कॉर्पियन की नजर इस पर पड़ी है। ये वाकई एक बिच्छू है और ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा बिच्छू होता है। साथ ही ये स्थानीय माहौल में होने वाले बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। रात की हवा में होने वाली मामूली हलचल को भी इसके शरीर पर मौजूद बालों ने पता लगा लिया है और ये इस बात का संकेत है कि इसके लिए शिकार का मौका आ गया है।
विंड स्कॉर्पियन अपनी भूख मिटाने में लगा हुआ है। इसे ये मालूम नहीं कि इसके बच निकलने का मौका घटता जा रहा है। और जब इसे खतरे का एहसास होता है तो एक ही रास्ता बचता है, इसे लड़ना होगा। हैरी स्कॉर्पियन आगे बढ़ता है। ये सिर के ऊपर से हमला करने की पोजीशन लेता है। फिर ये लकवा मार देने वाला जहर झोंकता है और उसके बाद विंड स्कॉर्पियन अपने जबड़ों से कहीं बड़े जबड़ों का शिकार बन जाता है। मैनिटोबा कनाडा में बसंत का समय है। चूने की चट्टानों वाले ये मैदान तपने लगे हैं। इससे मादा गार्डर स्नेक्स में मिलन की ख्वाहिश जाग रही है। सर्दियों के अपने बिलों से निकलकर ये एक सेक्स हार्मोन छोड़ रही हैं, जिससे नर दीवाने हो रहे हैं। हर नर दूसरे को हटाकर मिलन की पोजीशन हासिल करने की कोशिश में है। और इस खेल में हिम्मत हारने से बात नहीं बनती। हजारों उम्मीदवार इस सामूहिक कुश्ती में मुकाबला करते रहते हैं। नर 3 हफ्ते तक इस काम में जुटे रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मादाओं के साथ मिलन करने की कोशिश करते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने तक ये न सोएंगे और न कुछ खाएंगे। ये सहन शक्ति का एक जबरदस्त इम्तिहान है और इसकी वजह से इनकी उम्र भी कम हो जाती है। मादाओं के लिए ये काम आसान होता है। फर्टिलाइजेशन के इस खेल में उनके लिए कामयाबी की पूरी गारंटी रहती है। उनके लिए इस खेल में एक दिन की हिस्सेदारी भी काफी है, लेकिन नरों के सामने बड़ी बाधाएं हैं। इस खेल में सिर्फ एक ही विजेता होता है और इसकी कोशिश भी शायद नाकाम ही साबित हो, क्योंकि अक्सर कोई नर ही मादा होने का नाटक कर रहा होता है। इस खेल में देर से शामिल होने वाला कोई नर किसी मादा जैसा फेरोमोन छोड़कर अपना खून गर्म करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों की मदद ले सकता है, जिससे ये इस मुकाबले में ज्यादा कामयाब हो सकता है। जीने के लिए ये जरूरी है कि जहां कहीं भी फायदा उठाया जा सके उठाया जाए। जो विल्डरबीस्ट सही सलामत मसाई मारा के हरे भरे चरागाहों में पहुंच पाए थे, उनके लिए मिलन का मौसम खत्म हो गया है। अब ये एक और अहम माइग्रेशन पर दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। मादाएं बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हैं।
ये सेरेंगेटी के हरे भरे मैदानों की तरफ बढ़ते हैं, चरने वाले अपने साथियों के साथ। लेकिन जहां कहीं भी ये झुंड जाता है, इसके पीछे पीछे शिकारी जीव भी चलते रहते हैं। बड़ी बिल्लियों के लिए बच्चों के जन्म का मौसम आसान शिकार का वक्त होता है। अपनी मंजिल तक पहुंचकर कई मादाएं बच्चों को जन्म देने की अवस्था में आ जाती हैं। सिर्फ 2 या 3 हफ्ते में ही करीब 80% मादाएं बच्चों को जन्म दे देती हैं। हर दिन 8000 तक बच्चे पैदा होते हैं, जिससे उन्हें जिंदा रहने का अच्छा मौका मिल जाता है। क्योंकि बचाव करने में नाकाम इतने सारे जानवरों के होने के कारण शिकारियों को समझ नहीं आता कि किसे खाएं और किसे छोड़ें। एक माँ प्रसव के दौरान जन्म देने के लिए जमीन पर लेट गई है। बच्चा अभी आधा ही बाहर आया है और झुंड इस माँ से दूर जाने लगता है। ये झुंड के साथ साथ चलने की कोशिश करती है, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती। जब तक बच्चा पूरी तरह बाहर नहीं आ जाता, ये अकेली और खतरे से घिरी ही रहेगी। मिलने जुलने का समय नहीं है। इससे पहले कि इनकी जान खतरे में पड़ जाए, इन्हें झुंड की तरफ लौटना होगा, जहां ये सुरक्षित रह सकते हैं। चीते इस तरफ बढ़ रहे हैं। एक वयस्कों का ध्यान भटकाता है। जबकि दूसरा शिकार के लिए बढ़ता है। सवाना में लेन देन का सिलसिला चलता रहता है। एक और बच्चे को मारकर चीते उसे खा रहे हैं। इस बीच इस माँ को बच निकलने का मौका मिल जाता है। और ये भीड़ में शामिल होकर वहां से गायब हो जाते हैं।
संख्या सुरक्षा देती है और कई जानवरों के लिए ये अपनी जान बचाने की एक तरकीब है। ये छोटे पैराकीट प्रजाति के पंछी दुनिया के सबसे मिलनसार पक्षियों में शामिल हैं। बजरीगार्स बड़े बड़े झुंडों में इकट्ठे होते हैं और इन झुंडों में इनकी संख्या सैकड़ों या हजारों में हो सकती है। ये पिछले 50 लाख साल से ऑस्ट्रेलिया की कुछ सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी फलते फूलते आए हैं। इनकी रणनीति बड़ी सरल सी है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये मौका परस ब्रीडर हैं। ये बारिश के साथ साथ चलते हैं और जब बाढ़ आती है तो इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। बजरीगार्स जानते हैं कि पानी के आने से स्थानीय घास की एक नई फसल पैदा होगी और वो पोषक बीज भी पनपेंगे जिन्हें ये खाते हैं। लेकिन बहुतायत के दौर में भी ये एक जगह टिके नहीं रह सकते, क्योंकि जहां बजरीगर्स होते हैं वहां शिकारी पक्षी भी होते हैं। हर सुबह इनका झुंड खुराक और पानी की तलाश में निकलता है। ये धुएं के किसी चमकते बादल की तरह उड़ता रहता है। ये बचाव की एक जबरदस्त तरकीब है और इसके जरिए ये शिकारी पक्षियों को भ्रमित करते हैं और उनसे बचते हैं। जब बजरीगार जमीन पर होते हैं तब इनके सामने सबसे ज्यादा खतरा रहता है। गर्मी और सूखे वाले दौर में पानी के पोखर खास तौर पर खतरनाक जगह होते हैं। एक ब्राउन फैल्कन ने पास ही घोंसला बना लिया है। उसे अपने चूजे के लिए लगातार भोजन की जरूरत है। जब बजरीगार प्यास बुझाने आएंगे तो ये मादा उन पर झपटने को तैयार रहेगी। झुंड के लिए हालात आसान नहीं होते। किसी कामयाब हमले की गुंजाइश कम करने के लिए ज्यादातर पंछी उड़ते रहते हैं, जबकि कुछ नीचे पानी पीते हैं। इससे शिकारी पक्षी की पैनी नजर भी धोखा खा जाती है। लेकिन इतने भर से बात नहीं बनती। फैल्कन शिकार को पकड़ने के लिए गोता लगाता है, लेकिन चूक जाता है। एक 1000 से ज्यादा पंछी अलग अलग दिशाओं में उड़ते रहते हैं, लेकिन इनमें कभी कोई टक्कर नहीं होती। बजरीगार कुछ बुनियादी नियमों का पालन करते हैं। शिकारी से बचने के लिए वो अलग अलग ऊंचाइयों पर उड़ते हैं और हमेशा दाईं तरफ मुड़ते हैं। ये पानी की सतह पर एक पल से ज्यादा नहीं ठहरते। लेकिन कभी कभी किसी शिकारी पक्षी को एक सेकंड ही चाहिए होता है। और इस बार कामयाबी मिल जाती है।
अफ्रीकी हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी मैमल है। किसी गर्म और सूखे इलाके में ये लगातार खुद को ठंडा रखने के लिए जूझता रहता है। अपने बड़े आकार, मोटी खाल और सरफेस एरिया कम होने के कारण इसके लिए गर्मी से बचना मुश्किल होता है। बड़े कानों से मदद मिलती है, लेकिन हर हाथी अपनी प्यास बुझाने के लिए रोजाना सैकड़ों लीटर पानी पी सकता है। और इस तालाब का पानी अब भाप बनकर उड़ चुका है। झुंड अपनी मुखिया मादा पर पानी के किसी दूसरे स्रोत तक पहुंचने के लिए निर्भर करता है। झुंड की सभी मादाएं और छोटे बच्चे उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये हाथियों के कई पुराने रास्तों में से किसी एक को चुनती है। साल के इस वक्त में कुछ धूल भरे रास्ते तो सिर्फ निराशा ही देंगे, लेकिन कोई हाथी कभी भूलता नहीं है और ये जानती है कि इसे कौन सा रास्ता चुनना है। एक छोटे बच्चे के लिए पानी तक पहुंचने के लंबे रास्ते को तय करना मुश्किल होता है, पर इनका ये सफर इनके परिवेश के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता है। सफर के दौरान ये काफी खुराक लेते हैं। हर वयस्क हाथी को रोजाना 200 किलो तक खाना चाहिए। ये बड़े पेड़ों को गिराते हैं, जिससे नई घास को उगने के लिए जगह और धूप मिलती है। इनके सफर के दौरान इनके मल के जरिए बीजों का फैलाव होता है और जब इन्हें प्यास लगती है तो ये पानी तक पहुंचने के लिए जमीन में गड्ढे खोदते हैं, जिससे कुदरती कुएं बनते हैं, जिसका इस्तेमाल दूसरे जानवर कर सकते हैं। लेकिन खुद को ठंडा रखने के लिए इनके लिए कीचड़ में लोट लगाना जरूरी है। 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के बाद आखिरकार ये झुंड एक ऐसी जगह पहुंचता है जो किसी हाथी के लिए जन्नत से कम नहीं। इसे आप एक वाटर फेस्टिवल कह सकते हैं। और बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन सेरेंगेटी में सुकून के पल शायद ही नसीब होते हैं। एक कम उम्र हाथी झुंड से अलग हो गया है। ये इस नए इलाके को देखना चाहता है। और खुद पर ठंडी भीगी मिट्टी की बौछार करना चाहता है। लेकिन इसे खतरों का कोई अंदाजा नहीं है। इसका परिवार नहाना जारी रखता है और जब ये इस तालाब से दूर निकल जाता है तो ये शेरों के एक झुंड की नजर में आ जाता है। एक वयस्क हाथी इसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन इसे बचाने के लिहाज से अब देर हो चुकी है। इसने सूखे के मौसम, लंबे सफर और गर्म दिनों को झेल लिया, लेकिन ये युवा हाथी
इस लड़ाई को अकेले नहीं जीत पाया। एरिज़ोना में गर्मियों का मौसम चींटियों के लिए एक व्यस्त समय होता है। रेड स्लेव मेकर एंट्स दोपहर में एक जगह धावा बोलने निकली हैं। चींटियां पास ही मौजूद एक कॉलोनी की तरफ दौड़ी जा रही हैं। इस फौज में 1000 से ज्यादा चींटियां हैं। ब्लैक फॉर्माइका एंट्स अपने घोंसले के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रही हैं। बेशक ये दुश्मन से लड़ती हैं, लेकिन ये इसे जीत नहीं पाती। इस लड़ाई की शुरुआत काफी पहले हुई थी। कई पीढ़ी पहले स्लेव मेकर क्वीन ने अपना घोंसला बनाने के लिए एक और फॉर्माइका क्वीन से मुठभेड़ की थी। उसे मारकर और उसके केमिकल सिग्नेचर अपनाकर उसने कॉलोनी पर कब्जा कर लिया और उन्हें झांसा देकर अपने बच्चे उनसे पलवाए। अब उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनका काम और ज्यादा गुलामों को ढूंढना है। हमलावर चींटियां फॉर्माइका के बिल में घुसते वक्त एक ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे अफरा तफरी मच जाती है। ये एक अलार्म सिग्नल भी है और केमिकल हथियार भी, और इसे इन्होंने बनाया है हमलावरों के खिलाफ आक्रामकता को घटाने के लिए। ये बड़े अनोखे ढंग से काम करता है। रेड एंट्स कॉलोनी के बच्चों को यहाँ से हटाना शुरू कर देती हैं। कुछ फॉर्माइका एंट्स लड़ती भी हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेड एंट्स इन सफेद अंडों को उठाती हैं और अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगती हैं। रेड स्लेव मेकर चींटियां जिंदा रहने के लिए जरूरी सबसे बुनियादी काम भी नहीं कर पाती, जैसे कि खाना ढूंढना और बच्चों को बड़ा करना। तो इनके लिए ये करो या मरो वाली कोशिश है। इधर रेडर्स के अपने घोंसले में वयस्क फॉर्माइका एंट्स पहले ही बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन्हें ये पता नहीं कि ये पैदाइश से ही स्लेव्स हैं और ये चुराए हुए अंडों की देखरेख करने लगती हैं। ये बढ़ती कॉलोनी के लिए शिकार करती हैं। अपने मालिकों का पेट भरती हैं और उनकी देखरेख करती हैं। जब प्यूपे वयस्क बन जाते हैं तो उन पर भी अपना केमिकल छोड़कर ये उन्हें नई कॉलोनी में शामिल कर लेंगी। ये तो भविष्य में होने वाली रेड्स में भी हिस्सा लेंगी। लेकिन किसी खास स्लेव मेकर चींटी की जिंदगी मुश्किल होती है। हर गर्मियों में उन्हें करीब 6000 प्यूपे को पकड़ना होता है ताकि वो अपनी मैच्योर कॉलोनी को कायम रख सके, वरना वो खुद भी खत्म हो जाएंगी। अफ्रीका की सभी बड़ी बिल्लियों में लेपर्ड यानी तेंदुआ सबसे छोटा होता है और इसलिए ये काफी नुकसान में रहता है। दूसरी बड़ी बिल्लियों के सीधे मुकाबले में
इसे जानलेवा हमले का खतरा रहता है। इसलिए लेपर्ड छिपकर रहता है। और आसानी से हाथ नहीं आता। ये अपने बच्चों को गुप्त रखकर हर खतरे से बचाता है। बच्चों ने जिंदगी के पहले 6 हफ्ते एक गुफा में छिपे रहकर बिताए हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को खोजना शुरू कर दिया है। इन्हें वही खतरे झेलने पड़ते हैं जिनका इनकी माँ को सामना करना होता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए ना तो इनमें उतनी ताकत है और ना ही उतना बड़ा आकार। 3 बच्चों में से कोई एक भी बड़ी मुश्किल से वयस्क होने तक जिंदा रहता है। एक भी लापरवाह फैसले से इनकी जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन इस माँ के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, माँ को उतना ज्यादा शिकार करना होगा, लिहाजा इसे जोखिम भी उठाने होंगे। दिन में शिकार करना हमेशा ही एक चुनौती होती है। ये मैदान काफी खुला खुला है और यहाँ हमले के दौरान हिरण बहुत तेजी से भाग सकते हैं। पर इसके पास एक योजना है। नदी की सूखी तली को कवर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ये झुंड के बीच तक पहुंच जाती है। इसे अपने निशाने के काफी करीब जाना होगा, लगभग 5 मीटर तक। ये हिरण की सांस लेने की नली को दबोचकर उसका दम घोट देती है। ये एक धीमी प्रक्रिया है और इसे दूसरे शिकारी भी देख पा रहे हैं। और इनमें ये शातिर लुटेरा भी शामिल है, हाइना। तेंदुए और स्पॉटेड हाइना एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन ये बड़ी बिल्ली चोट का जोखिम नहीं उठा सकती। तो सिर्फ एक निवाला लेने से पहले ही इसका शिकार छीन लिया जाता है। हिरण का बहुत ही तकलीफदेह अंत होता है। और इस तेंदुए का परिवार भी भूखा रह जाता है। ऐसे लुटेरे मांसाहारी जीवों के कारण बहुत से बच्चे भूख से मर जाते हैं। ये खाली हाथ घर लौट रही है, लेकिन बच्चे फिलहाल सुरक्षित और सही सलामत हैं। अब इसे रात के अंधेरे में फिर से कोशिश करनी होगी। ये तो कोई नहीं जानता कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पेलिकन्स बखूबी जानते हैं कि आउटबैक में कब पानी भरता है, और ये तट से 1000 किलोमीटर दूर से भी ज्यादा की उड़ान भरते हुए अपना पेट भरने और मिलन करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ वाले मैदानों की शक्ल बदल गई है।
जबरदस्त सूखे के मौसम में लेक वयारा एक सूखा हुआ सॉल्ट पैन था। लेकिन अब यहाँ एक विशाल खारे पानी की झील बन गई है। ये उथली गुनगुने पानी वाली और खुराक से भरपूर है। दरारों से भरी जमीन में अंडे काफी समय से निष्क्रिय पड़े हुए हैं, लेकिन पानी के आने से यहाँ जलीय जीवों में अचानक इजाफा देखने को मिलने लगता है। यहाँ जल्दी पहुंचने वाले ऐसे पक्षियों को याबीज, बग्स और मछलियों की दावत नसीब होती है और हजारों पेलिकन्स इनलैंड सी के किनारों की तरफ आने लगते हैं। यहाँ और लाखों समुद्री पक्षी भी मौजूद हैं। कुछ को दलदल वाले इल्नेट्स भाते हैं, जहाँ घोंसले बनाने के लिए पेड़ हैं। ये जगह शिकारियों से भी सुरक्षित है और मछलियों को लेकर यहाँ मुकाबला भी कम है। पेलिकन्स को किनारों पर रहना पसंद है और फिर ये कमाल के मेटिंग बैटल में भी हिस्सा लेने लगते हैं। पेलिकन्स एक मौसम में एक साथी से संबंध बनाते हैं, तो अब नर को किसी मादा का दिल जीतना होगा। ये अपनी खुली चोंच को हिलाकर दूसरों को धमकी देते हैं और मादा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हवा में घास के टुकड़े उड़ाते हैं। ये अपने स्टेमिना को दिखाते हुए मादा के पीछे पीछे चलते रहते हैं, जब तक कि स्वयंवर में कोई एक उम्मीदवार बाकी नहीं रह जाता। झील के किनारों पर रेत और झाड़ झंखाड़ से बने मामूली से घोंसलों में 30,000 तक अंडे दिए जाते हैं। हर घोंसले में अक्सर 2 चूजे जन्म लेते हैं, लेकिन पहले अंडे से निकलने वाला अक्सर बड़ा होता है। ये ज्यादा खाता है और जिंदा रहने के लिए अपने भाई या बहन को भी मार सकता है। इससे पहले कि झील में मौजूद खुराक खत्म हो जाए, अब उड़ने लायक बड़ा होने की दौड़ शुरू हो गई है। चूजे जल्दी ही अपने घोंसले से भी बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े समूहों में एक दूसरे से सट जाते हैं। ऐसी हर नर्सरी में बच्चों की तादाद 100 तक हो सकती है। ऐसे में ये दूसरे मौका पर शिकारियों की शिकारगाह बन जाते हैं। कौओं का ये झुंड पास से ही इन पर नजर रखे हुए है। ये मरे हुए चूजों को खाने लगते हैं और ये कमजोर चूजों के लालच में भी यहाँ आए हैं। शिकारी पक्षी भी यहाँ आ पहुंचे हैं। लेकिन इनकी असली लड़ाई इनके परिवेश से है, क्योंकि प्रजनन के इस दौर के बाद मुश्किल भरा सूखे का मौसम भी आएगा।
मरे हुए वयस्क समुद्री पक्षी इस बात की पहली निशानी है कि बहुतायत वाला दौर खत्म हुआ। ताकतवर सदस्य पहले ही यहाँ से उड़ान भर चुके हैं। जो तट तक का लंबा सफर तय नहीं कर पाते, उनके लिए पेट भरना मुश्किल हो जाता है। हर पेलिकन को रोज जिंदा रहने के लिए 2 किलो खुराक चाहिए, लेकिन ये पहले ही झील में मौजूद ज्यादातर मछलियों को खा चुके हैं।